नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के बारे में। तो अभी नेपाल से जो न्यूज़ है वो है कि अभी जो पीएम है नेपाल के केपीएस ओली, तो उन्होंने जो वोट ऑफ ट्रस्ट होता है पार्लियामेंट में वो खो दिया है। तो ये क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये है उनकी फोटो केपीएस ओली की, जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री है नेपाल के। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है इनकी अभी, जो कि नेपाल में चल रही है। और नेपाल पार्लियामेंट की कुल 275 सीट्स हैं। और ये यहाँ पर पिक्चर है नेपाल की पार्लियामेंट की, जो कि हाल ही में ही बनी है, जिसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है 2018 में। ओके, 2018 में। तो यहाँ पर जैसे भारत की पार्लियामेंट है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पर बैठते हैं, जो लोकसभा के जो मेंबर चुनकर आते हैं, और राज्यसभा के मेंबर भी वहां पर बैठते हैं। तो अलग अलग, इसी एक ही हाउस में अलग अलग सदन बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी दोनों हाउसेस हैं, लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है। और अगर हम बात करें वोट ऑफ ट्रस्ट की, तो ये यहाँ पर साबित करना होता है लोअर हाउस में, जिसको हम यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं या फिर लोकसभा भी बोलते हैं। मतलब जो लोग जो है जनता के द्वारा जो चुनकर पहुंचते हैं। तो अभी क्या मसला है। तो अभी जो नया पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट है, तो उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इनका जो है मत जो है ना अभी छिन रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो अभी बात बात कर रहे हैं कि अभी 232 यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो वहां पर प्रेजेंट थे मंडे को। और यहाँ पर 93 वोट यहाँ पर कास्ट हुई इन द फेवर ऑफ ओली। ओके, और यहाँ पर 124 जो वोट है वो उसके उनके यहाँ पर खिलाफ कास्ट हुई है। तो इसके अलावा बात करें कि एज मैनी एज 15 लॉ मेकर्स स्टेड न्यूट्रल, ओली नीडेड 136 वोट्स टू विन द ट्रस्ट वोट इन द 271 मेंबर हाउस। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे अभी 271 मेंबर हाउस है ना, तो अगर 4 सीट्स की अगर बात करूं, तो ये कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो कि रिजर्व भी होती हैं किसी अलग यहाँ पर सेक्शन के लिए। और हो सकता है कई बार वहां पर इलेक्शन जो है काफी डिले होते हैं, काफी लेट भी होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 271 मेंबर हाउस इसको कहा जा रहा है। तो अभी देखो इसमें होता क्या है, जब भी कोई सरकार चल रही होती है ना, तो भारत में भी ऐसा होता है। तो जो ओपोजिशन होती है ना, वो चाह रही होती है कि अगर साल के साल सरकार ने 5 साल चलना है, तो 2 या 3 साल बाद एक बार चेक किया जाए कि सरकार के पास कोई विश्वास मत है, या मतलब कि सरकार अगर कॉलिशन की है या फिर अपने दम पर भी सरकार है, तो क्या इनके जो एमपीज हैं तो क्या इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ज्यादातर अगर कोई कॉलिशन की सरकार हो ना, तो वहां पर खतरा रहता है कि अगर 2 या 3 साल बाद यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया जाता है पार्लियामेंट में, तो वहां पर खतरा रहता है कि कॉलिशन गठबंधन की सरकार है, पता नहीं जो गठबंधन पार्टीज वाले हैं वो यहाँ पर सरकार को समर्थन देंगे या नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पर समर्थन दे दिया, यहाँ पर जो भी आंकड़ा था, जैसे यहाँ पर 271 मेंबर हाउस ना, इसका जो हाफ है, हाफ से यहाँ पर एक सीट ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका जो है यहाँ पर बहुमत साबित हो जाएगा। ओके, तो जैसे भारत में भी 272 का यहाँ पर स्कोर होता है आउट ऑफ 550 जो यहाँ पर लोकसभा सीट्स होती है। तो उसमें से 272 सीट्स जिसकी आ गई, 272 प्लस जिसकी सीट्स आ गई, तो वो उसने बहुमत हासिल कर लिया, तो वो सरकार बनाएगा। तो यहाँ पर भी ओ केपी शर्मा ओली को 136 यहाँ पर सीट्स चाहिए थी अपना बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। सिर्फ 93 ही वोट्स यहाँ पर, 93 एमएलए एमपीस ने ही यहाँ पर वोट किया एक केपी शर्मा ओली के यहाँ पर फेवर में। तो ये इनकी गठबंधन की सरकार थी। और केपी शर्मा ओली जो थे वो बिलोंग करते थे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इसको उसका नाम है। और इन्होंने कुछ साल पहले ही यहाँ पर सरकार बनाई थी। तो काफी मतलब न्यूज में थे, मतलब उस समय ये कहा जा रहा था कि जो केपी शर्मा ओली है ना, ये ज्यादातर चाइना के फेवर में ही बात करते हैं। तो जैसे अगर बात करूं, तो कुछ साल पहले इन्होंने भारत के खिलाफ ही विरोध किया था कि भारत सरकार जो है ना, वो नेपाल तक जितने भी सप्लाईज आती है, जो भी यहाँ पर फ्यूल टैंकर होते हैं, इसके अलावा जो भी पर्याप्त चीजें जो नेपाल पहुंचनी चाहिए, तो भारत सरकार उसके ऊपर जानबूझकर पाबंदी लगाती है, ब्लॉकेड लगाती है, उनके रास्ते रोक देती है, नेपाल तक वो सामान पहुंचने नहीं देती। ओके, तो मतलब इस तरीके से वो भारत का विरोध भी करते रहे हैं काफी समय से। और एक मतलब उनका जो चेहरा था ना, एज ए नेशनलिस्ट चेहरा उनका बन गया नेपाल में, कि अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो वो केपी शर्मा ओली ही करते हैं। लेकिन अभी क्राइसिस आ गया इनकी गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर फेवर चाइना का भी किया, चाइना के साथ अच्छे इन्होंने संबंध बनाए। ओके, देखो अभी हाल ही में इसने क्या किया था, इन्होंने अपना मैप बदल दिया।
ओके, नेपाल ने जो भी भारत के साथ यहाँ पर काला पानी यहाँ पर एरिया है जहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां पर, और वहां पर डिस्प्यूटेड एरिया था भारत और नेपाल के बीच में। तो इनकी सरकार ने क्या किया, पिछले साल यहाँ पर नेपाल का मैप उसको चेंज कर दिया, और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी जो भारत क्लेम करता था, तो उसको कह दिया कि हमारी जो है ये हमारी मतलब टेरिटरी के अंदर आती है। हालांकि क्लेम वहां पर जो अभी मौजूदा अधिकार है वो भारत का है। ओके, तो यहाँ पर नेपाल ने अपने नक्शे में उसको शो कर दिया। तो ये भी केपी शर्मा की सरकार ने यहाँ पर किया था। ओके, तो अभी सिचुएशन क्राइसिस की है। तो अभी देखो, जब ये फेल हो गया वोट ऑफ ट्रस्ट, उसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि सरकार अब जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और अभी जो है नई सरकार बनेगी। तो अभी जो भी बाकी पार्टीज होंगी ना, तो वो आगे आएंगी, वो देखेंगी कि कैसे कॉलिशन करना है, गठबंधन करना है। तो फिर वो अपने जो राष्ट्रपति भवन है नेपाल का वहां पर जाएंगे। तो कौन है राष्ट्रपति नेपाल के, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ओके, तो विद्या देवी भंडारी। तो अभी ट्रस्ट ऑफ वोट चला गया, तो अभी प्रेसिडेंट जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो आर्टिकल 76 क्लॉज 2 को, जो यहाँ पर नेपाल का जो संविधान है, तो उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये वो कह सकते हैं कि नई गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, जो नई पार्टीज है तो उनको यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अभी जो नेपाली कांग्रेस है ना, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है सरकार बनाए नेपाल में। यहाँ पर जो माओइस्ट माओइस्ट यहाँ पर ये भी अलग से ग्रुप है, तो इनका भी यहाँ पर पॉलिटिकल जो है काफी इनकी पैठ बनी हुई, तो इनका सपोर्ट होगा नेपाली कांग्रेस पार्टी को, तो तब जाकर ये सरकार बनाएंगे। अभी तो इन्हीं के चांसेस लग रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ ना नेपाल के संविधान के बारे में, तो इन्होंने संविधान में भी काफी बार बदलाव किया है। तो अभी जो नया संविधान इनका चल रहा है, तो ये 2015 में बना है। इससे पहले ये 7 बार जो है ना, नेपाल का संविधान जो है बना चुके हैं, जब से यहाँ पर नेपाल होंद में आया। नेपाल की जो यहाँ पर आजादी की हिस्ट्री है, उसके अगर बात करें, ओके, तो मतलब आप पॉलिटिकल क्राइसिस देख सकते हो कितना बड़े पैमाने पर अपना एक संविधान डिसाइड करने में इनको कितने समय लग गया, कितने साल लग गए। पहले तो यहाँ पर मोनार्की रही, ओके, बाद में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई, फिर धीरे धीरे यहाँ पर संविधान बनाना शुरू किया, तो वो उसमें भी काफी त्रुटियां थी। ओके, बार बार ये चेंज करते रहते हैं। तो अभी जो एमपीज है फ्रॉम माधव नेपाल झलानाथ खनल फैक्शन, तो ये अलग से ग्रुप है। तो यहाँ पर ये ओली के ही यहाँ पर पार्टी है, तो यहाँ पर उसका अलग से ग्रुप है। तो आगे यहाँ पर बात करें सीपीएन, ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, तो यहाँ पर यूएमएल, तो ये भी एक अलग से ग्रुप है। तो अभी इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो लोग थे, तो यहाँ पर अपनी ही पार्टी होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पर वोट ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ना बात की जा रही है कि जो मेंबर प्रेजेंट थे वो 232 थे। तो यहाँ पर जो टोटल मेंबर हाउस है वो 271 का है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं, तो उन्हीं हिसाब से यहाँ पर जो है डिसाइड होता है, जितने भी प्रेजेंट हो। अगर यहाँ पर 200 होते, फिर 200 के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होना था। मतलब कि काफी मेंबर आए नहीं यहाँ पर पार्लियामेंट में वोट करने के लिए। ओके, तो इसके अलावा बात करें, जो नेपाली कांग्रेस की बात करें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की बात करें, तो ये अलग पार्टी है। तो यहाँ पर माओइस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उससे अलग अलग पार्टी है। ओके, तो अभी इनके ऊपर जो है ना, एक के पास यहाँ पर 61 यहाँ पर एमपीज है, दूसरे के पास 49 एमपीज है। तो इन्होंने जो है ओली गवर्नमेंट के खिलाफ ही इन्होंने वोट किया। इसके अलावा जनता समाजवादी पार्टी की बात करें, जिनके पास 32 वोट्स थे, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो गए। और इसके अलावा जो महंता ठाकुर द्वारा यहाँ पर जो ग्रुप लेट किया जा रहा था, यहाँ पर वो न्यूट्रल रहा। और इसके अलावा अगर उपेंद्र यादव ग्रुप की बात करें, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ वोट किया। तो अभी सरकार जाएगी केपी शर्मा ओली की, तो नए यहाँ पर प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। तो बहुत तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस भी इनके ऊपर रहे हैं। नेपाल की जो सिचुएशन है, तो एक लैंड बॉर्डर कंट्री है। ओके, तो अभी इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है हमारा भारत और ये यहाँ पर है नेपाल। ओके, तो ये दो ही जो मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री से, एक हमारा भारत है और एक है नेपाल, और इसकी कैपिटल है काठमांडू। ओके, तो अभी अगर इस रीजन की भी बात करें ना, तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन से एरियाज को बॉर्डर लगता है नेपाल का। जो हमारे राज्य है, सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड आता है। ओके, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद बिहार आता है। ओके, बिहार के साथ यहाँ पर बॉर्डर है। और इसके अलावा देखो, ये बंगाल वाला रीजन है, तो बंगाल के साथ भी यहाँ पर, ये बंगाल का रीजन है, तो यहाँ पर बंगाल के साथ भी बॉर्डर है। ओके, नेपाल का, तो ये भी ध्यान रखें। और इसके अलावा सिक्किम, इसके साथ बॉर्डर लगता है नेपाल का। तो ये कुछ एरियाज है। और इसके अलावा तो ये यहाँ पर लोकेशन है जिसको कि नेपाल ने अपने मैप में शुरू शो किया है। तो यहाँ पर काला पानी
लिम्पियाधुरा। ओके, तो यहाँ पर ये एरिया है जहाँ जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और यहाँ पर भारत के बीच में, उत्तराखंड में ये एरिया पड़ता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी अभी डिस्प्यूट काफी पुराना है, तो अभी भी चलता जा रहा है। और इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो नेपाल से भारत की ओर बहती हैं, जैसे ये कोसी रिवर है। ओके, तो ये ज्यादातर जो है ना, ये बिहार में काफी तबाही मचाती है जब मानसून आता है। ओके, तो ये मतलब काफी बाढ़ लेकर आती है। और इसके अलावा बात करें तो और भी कुछ यहाँ पर जो है ना छोटी बड़ी नदियां यहाँ पर है। तो इसका यहाँ पर नाम जो है वो है बालन नदी। ओके, बालन नदी वो भी यहाँ से नेपाल से ही भारत की ओर आती है। और इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर भी एक नदी है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम है कमला नदी। ओके, तो ये कमला नदी है। ओके, कमला नदी है ये वाली जो आ रही है, ये भी नेपाल से आ रही है भारत की ओर। फिर आगे यहाँ पर और भी नदियां हैं, तो यहाँ से भी जो है नदी फ्लो करी, तो यहाँ पर इसका नाम है बागमती रिवर। ओके, तो यही कुछ नदियों का नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि नेपाल से हमारी यहाँ पर बाउंड्रीज की ओर कौन कौन सी नदियां मेजरली फ्लो करती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।